स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और आज कहानी कुर्सी की में हम बात करेंगे कई विषयों की। और आज तो वाकई में एक कहानी सुनाई गई महाराष्ट्र में। शुरुआत उससे करेंगे। पहले आपको मेहमानों से परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। विनोद जी स्वागत है। हर्षवर्धन जी स्वागत है आपका। और विजय त्रिवेदी जी, विजय जी आपका ही बहुत स्वागत है। आज शुरुआत जिस मुद्दे से हम करने जा रहे हैं, आपने देखा होगा रूस के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। राष्ट्रपति पुतिन को चुनौती देने के लिए उन्हीं की एक प्राइवेट आर्मी का कह लीजिए सो कॉल्ड जनरल वो उठ खड़ा हुआ और उसने एक तख्ता पलट की कोशिश की। अब इस वक्त वहां जो कुछ चल रहा है वो अलग बात है कि वो दूसरे देश में भाग गया। अब फिर लग रहा है पुतिन जो है वो पावर में है, फिर से जो है उनकी पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन उस वैगनर ग्रुप ने कम से कम एक चुनौती तो दी थी। अब मोदी हटाओ ब्रिगेड जो हमारे यहां भारत में है, उसमें भी वैगनर की चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इस वक्त कहां है, कम हो रही है, बढ़ रही है, इस सब को लेकर वैगनर को बीच में ला दिया गया। नरेंद्र मोदी के नाम पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के मुखपत्र सामना में एक लेख लिखा गया। वैगनर ने जिस तरह रूस में पुतिन की गद्दी हिला दी थी, क्या उसी तरह भारत में एक वैगनर ग्रुप के जरिए मोदी को सत्ता से बेदखल करने का प्लान चल रहा है? ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे। उससे पहले आज के वो 4 अलग अलग टॉपिक जो जिसमें हम बात करेंगे कहानी कुर्सी की में, वो एक बार आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर क्यों बात हो रही है भारत में भी एक वैगनर ग्रुप की, और ये वैगनर ग्रुप नरेंद्र मोदी का कोई अपना बताया जा रहा है या ये नरेंद्र मोदी के विरोध में जितनी पार्टियां एक हुई हैं वही खुद को वैगनर ग्रुप कह रही हैं। इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाद मिस्र गए तो वहां पर एक बड़ी मस्जिद में भी गए और भारत में लोगों ने कहना शुरू किया, उनको ताने उलाहने देना शुरू किया कि भारत में भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वहां भी कभी जाइए। किसी ने लिखा कि हृदय परिवर्तन हो गया है, अच्छा है, मोदी जी को सर्वधर्म संभाव अब याद आ रहा है। बताया किसी ने ककेरा पढ़ाया म से कि भाई म से मोदी भी होता है, मिस्र भी होता है, मुसलमान भी होता है, मस्जिद भी होती है। तो ये सब बातें अचानक क्यों शुरू हो गई हैं? तीसरी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, अगर आप शब्द इस्तेमाल कर सकें तो क्लेश जो चल रहा है वो घटने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। और अब एक के बाद एक अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो संबंध है विच्छेद की तरफ बढ़ चुके हैं। अब क्या 2024 से पहले इसे पाट पाना मुमकिन है, हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर से। सामना में एक एडिटोरियल लिखा जाता है और इस एडिटोरियल में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी जरा सावधान रहिए, रूस में जो आपके दोस्त पुतिन के साथ हुआ है वो यहां आपके साथ भी हो सकता है। और साफ साफ उसमें यह कहा गया कि मोदी की सत्ता को चुनौती देने वाला लोकतंत्र रक्षक वैगनर ग्रुप अब साथ आ चुका है। यानी जो 15 पार्टियां एक साथ आई थीं वो खुद को वैगनर ग्रुप कह रही हैं। कम से कम उद्धव ठाकरे की पार्टी ऐसा मानती है। अब वैगनर को तो पुतिन ने कहा था ये देशद्रोही हैं, ये कहा था कि इन्होंने मेरी पीठ में खंजर फूंका है। अब ये उद्धव ठाकरे लिख रहे हैं कि ये हम ही लोग वैगनर ग्रुप हैं और हम ही लोग हटाएंगे। इसके आगे एक बड़ी उन्होंने और चुभती हुई बात कही है, लेकिन उसका मैं जिक्र बाद में करूंगा। पहले वैगनर की तुलना भारत में नरेंद्र मोदी से। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि उद्धव ठाकरे जिस मन स्थिति, जिस मानसिकता से आते हैं, उनके लिए वैगनर ग्रुप जैसा संदर्भ उचित है। उसमें वो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे। वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं। बाला साहब ठाकरे बिल्कुल राजनीति को प्राइवेट आर्मी की ही तरह चलाते थे। लेकिन एक बात जरा यहां समझनी चाहिए, अगर नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे या ऐसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैगनर ग्रुप के कमांडर्स हैं, तो यह भी सच है कि वो कमांडर भाग गया बेलारूस। अब उस कमांडर की फिर स्थिति खराब हो गई। और यहां कोई प्राइवेट आर्मी नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाई है। नरेंद्र मोदी कोई व्लादिमीर पुतिन नहीं है जो तानाशाही कर रहे हो, जिन्होंने सबके अधिकार छीन लिए हों। यहां तो वहां जो विपक्षी दल का नेता है वो हर दूसरे चौथे जेल चला जाता है। एक नेता तो बरसों से जेल से बाहर नहीं निकला है। और यहां तो हर दूसरे चौथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मृत्यु की कामना ऐसे करते हैं जैसे उनके घर में कुछ बढ़िया सुंदर लोकगीत चल रहा हो। एक बात ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जब हम कहते हैं कि क्या ये वैगनर ग्रुप काम करेगा, तो भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनेक्शन तो जनता से है। लोकतंत्र में पब्लिक तय करती है। अभी भी आप ये भूल गए कि पब्लिक वाला कोई ग्रुप नहीं खड़ा हो रहा है। ये ग्रुप है उन लोगों का जो अपने निजी हित के लिए
तथाकथित सेकुलर, तथाकथित कम्युनल, तथाकथित अलग अलग तरह से परिभाषित होते हैं, उनकी अपनी कोई पहचान भी नहीं है जो किसी समूह में जाकर ही पहचाने जा रहे हैं। ये बाला साहब ठाकरे के पुत्र के मुंह से ये बात सुनते हुए शायद उनके शिव सैनिकों को भी अच्छा नहीं लगा होगा। नहीं, लेकिन देखिए वो तुलना तो वो यही कर रहे हैं, वो मोदी को पुतिन बता रहे हैं, मोदी उस पर लिख रहे हैं जो बात आपने कही ना कि भाई वहां पुतिन के जितने विरोधी थे सब या तो ऊपर चले गए या किसी को या जेल में डाल दिए गए, तो वो उसी पुतिन से तुलना कर रहे हैं, ये सब बातें याद दिला रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो उसने भी अपने आप को राजा मान लिया था, अपने आप को बता दिया अब मैं ही राज करूंगा यहाँ। तो मोदी जी भी शायद ऐसा ही सोच रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है एक तो जल्दबाजी कर दी लिखने में सामना में संपादकीय, क्योंकि वैगनर का जो है भ्रष्ट तो सामने आ गया ना। अब वो चले गए बेलारूस, उनके जो प्रिगोजिन जो उनके कम थे जनरल कथित रूप से, अब उनका क्या होगा भविष्य में ईश्वर जाने। विनोद जी, उसमें तो आज ये भी लिखा जा रहा है कि कहीं ये सब कुछ पुतिन की चाल तो नहीं थी, क्योंकि आज वो प्रिगोजिन जो है 100 मील दूर बैठा है कीव से। ये बड़ी मजबूत थ्योरी चल रही है कि चूंकि प्रिगोजिन से जो है वो छुट्टी पाना चाहते थे पुतिन, और वो उनके लिए भारी पड़ रहे थे, तो उन्होंने बड़े तरीके से ये बगावत करवा करके इंजीनियर करके और इसको बिना किसी खून खराबे के प्रिगोजिन को जो है आउट कर दिया। अब वैगनर ग्रुप को नए सिरे से जो है ऊपर वो संगठित करके अपने नियंत्रण में रखेंगे। ये एक थ्योरी चल रही है, अब सच्चाई क्या है पुतिन जाने और वो जाने। लेकिन जहाँ तक अपने प्रश्न की बात करते हैं, देखिए मोदी जी को मैं पुतिन की तरह नहीं मानता हूँ। सही कहा हर्षवर्धन जी ने, ना तो उनकी कोई प्राइवेट आर्मी है और यहाँ विपक्ष है। रूस में कोई विपक्ष है, कहीं कोई पता लगता है कोई विपक्ष है क्या? हमें तो कोई नजर नहीं आता, या तो जेल में है। यहाँ विपक्ष है, विपक्ष बैठक कर रहा है, एकता हो रही है, आगे का एजेंडा तय कर रहा है, अगली बैठक तय कर रहा है, सामना में लिखा जा रहा है, रोज बयान आ रहे हैं। तो यहाँ राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, वहाँ लोकतंत्र की बात करते हैं, तो यहाँ विपक्ष। इसलिए मोदी की तुलना पुतिन से करना, ये मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। भारत अभी 2024 में फिर चुनाव होंगे, फिर जनता को मौका मिलेगा अपना नेता चुनने का, जिसको जनता चाहेगी चुनेगी, जिसको चाहेगी नहीं चुनेगी। तो इसलिए ये मानना, और भारतीय लोकतंत्र की जड़ें वाकई इतनी गहरी है कि एक वो 1975 का कालखंड 19 महीने का छोड़ करके बाकी इस देश में सरकारें आती जाती रही, और वो सरकार भी उस समय उसको भी मजबूर होकर चुनाव कराना पड़ा और बाहर जाना पड़ा सत्ता से। तो ये भारतीय संविधान इस बात की गारंटी देता है कि एक सीमा के आगे कोई भी व्यक्ति हो, दल हो, कोई भी सत्ता हो, वो एकाधिकारवादी भारत में नहीं हो सकती है। ये भारत की एक विशेषता है। लेकिन राजनीतिक विरोध की सीमा कोई नहीं रह गई। मैं इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स मानता हूं सामना का, उन्होंने तुलना कर दी जल्दबाजी में। बाकी अब कोई बीजेपी में कोई ऐसा वो उनको लग रहा हो कोई नेता जो है बगावत करके जैसे पुतिन के कैंप से निकले, तो कोई उनका, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि देर सवेर दोनों बातें वो कह रहे हैं, खुद को भी वैगनर कह रहे हैं, फिर ये भी कह रहे हैं मोदी जी ने अपने आसपास ढोल बजाने के लिए बहुत सारे लोगों को जमा किया हुआ है। मुझे लगता है वही प्राइवेट आर्मी है, वही इनके खिलाफ सबसे पहले खड़ी वैगनर होगी। की बजाय भारत में वैगनार कारें ज्यादा चलती हैं। अच्छा, फिर आगे वो ये लिखते हैं कि बीजेपी एक गैस से भरा हुआ गुब्बारा है, इसमें हवा कुछ ज्यादा ही भर गई है, अब वो हवा निकालने का वक्त आ गया है। लेकिन एक बात जो उन्होंने लिखी इसके अंदर, और मुझे लगा कि शायद ये कहने से वो बचते तो बेहतर होता, उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि फैसला जनता करेगी और इस बार फैसला ईवीएम से नहीं होगा। चलो एक लाइन में सिर्फ जोड़ दूं। हाँ सर। उद्धव ठाकरे खुद वैगनर की बगावत के शिकार हो चुके हैं। एक नाथ शिंदे अगर कहना था तो किसी को वैगनर उनको कहना था, ठीक बात है। देखिए वो ये कह रहे हैं कि इस बार फैसला ईवीएम नहीं करेगी, जनता करेगी, और ईवीएम घोटाले जैसा संशय अगर आया तो मणिपुर जैसी स्थिति इस बार पूरे देश में निर्माण हो जाएगी। अब देखिए ईवीएम का तो ये है कि इतने 11-12 राज्यों में विपक्ष की पार्टियां यानी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं ना, वहाँ भी ईवीएम से ही चुनाव हुए हैं। और उद्धव ठाकरे की जब सरकार रही, हाल में कर्नाटक में भी हुए हैं, हिमाचल में भी हुए हैं, और उद्धव ठाकरे की जब सरकार बनी तब भी वो जो वोट मिला था वो ईवीएम से ही मिला था। वैगनर की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो सामना में किया गया, तो उसका जिक्र में कहा कि वैगनर उनको याद है, क्योंकि अभी उनको झटका है वैगनर का, उद्धव ठाकरे साहब को। जो एकनाथ शिंदे ने जो तख्ता पलट किया, वो वैगनर अभी उनका भूला नहीं है। और हिंदुस्तान में मैं मोदी और पुतिन की तुलना नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान और रूस की भी तुलना कर रहा हूँ। हिंदुस्तान और रूस की पॉलिटिकल ऑप्टिक्स अलग अलग है, पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग है। तो हिंदुस्तान में किसी के वैगनर होने या कोई प्राइवेट आर्मी बना के सत्ता का दखल जो है कर लेना और बेदखल कर देना सत्ता से, ये बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान को लेकर भी चर्चा होती है, जब पाकिस्तान में बार बार सेना जो है बेदखल करती है तो हम लोग चर्चा करते हैं हिंदुस्तान, तो वो नहीं हो रहा ना। तो हिंदुस्तान एक मजबूत लोकतंत्र है। और आज 26 जून है, 26 जून 1975 की सुबह को याद कीजिए, जब सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने कैबिनेट करके आपातकाल की घोषणा की और उसमें अप्रूवल कराया। हालांकि आपातकाल तो उन्होंने रात को कर दिया था अनाउंस, 25-26 की दरमियानी रात में कर दिया था, और हजारों लोग गिरफ्तार भी हो गए थे। लेकिन वो भी नहीं चली, वो 19 महीने एक
संक्रमण काल रहा, लेकिन उस सरकार को भी जाना पड़ा, वो जो तानाशाही थी वो भी नहीं चली, और उसके बाद 40 साल करीब करीब होने को आ गए अड़ते सर। तो यहाँ पर इस तरह की बातें करना बेवजह की बात है। और अब पॉलिटिक्स में ठीक है, अपोजिशन में कुछ कुछ बातें बोलते रहना चाहिए, और मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दी की है। और भारतीय जनता कम पार्टी से कम ये तो देख लेते कि वो असली वैगनर का क्या होने जा क्या रहा है। होने जा रहा है उसका। और भारतीय जनता, दूसरी बात, यदि विपक्ष को वो समझ रहे हैं तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में तो फिलहाल मुझे कोई संभावना, और फिलहाल क्या, पिछला इतिहास देख लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी में कोई इस तरह के वैगनर नहीं बने, कोई भी रहे हों, जो वाजपेयी जी बने भी रहे उनका हों। हर्ष भी ऐसा होगा। कोशिशें हुई, इंडिविजुअल स्तर पर कोशिशें बहुत हुई। छोटी छोटी राज्यों में हुई ज्यादातर। वो राज्यों की कोशिशें कल्याण सिंह अलग उत्तर अलग प्रदेश तरीके में, से शंकर हुई, और सिंह उसका बघेला हर्ष गुजरात भी में, वही लेकिन हुआ। वो तो सफल मोदी को नहीं हुई लेकर ज्यादा। आज कोई वैगनर होगा ऐसी कोई संभावना नहीं है, और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इसकी संभावना फिलहाल नहीं दिखाई देती। और ये ठीक है, ईवीएम थोड़ी जनता ही फैसला करेगी। हाँ, ये नहीं, वो बात कह रहे हैं हो- मणिपुर हो जाएगा पूरा लेकिन, देश। अरे सौरभ तो जी, फैसला ही जनता करेगी सर। मणिपुर कब हो जाएगा? उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब मणिपुर होगा, या नरेंद्र मोदी दोबारा आएंगे तो मणिपुर होगा? नहीं, नरेंद्र मोदी दोबारा आ जाएंगे हालांकि आज तो और आएंगे ईवीएम प्रधानमंत्री से। जो है ईवीएम मणिपुर पर पसंद नहीं चर्चा है। कर रहे हैं। और मैं तो वैसे कह रहा हूँ वैगनर की बजाय अभी तो वैगनआर की चिंता आपको करनी है। जब आप अगली बात करेंगे, वो वैगनआर कहाँ चल रही है आजकल, उस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत है। नहीं सौरभ जी, एक लाइन में बोल दूं, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं मुझे लगता है कि उस पर सचमुच टिप्पणी हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग 26 जून को बैठे हुए हैं। इस देश ने आपातकाल देखा है, इस देश ने सब कुछ बंद होते हुए देखा है, ताला लगा दिया था। इस देश ने यह भी देखा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं होती रहीं, चाहे वो नक्सल के नाम पर, चाहे सिख एक्सट्रीमिज्म के नाम पर, चाहे कहीं कहीं मुस्लिम रेडिकलाइजेशन के नाम पर। और उसके बाद एक नेता जो देश की आर्थिक राजधानी में बैठा हुआ है, जो व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर देश का मुख्यमंत्री बना हो एक राज्य का, वो आज ये कह रहा है कि हम मणिपुर बना देंगे। जिस मणिपुर में पूरी सरकार सर्वदलीय बैठक के पहले भी और सर्वदलीय बैठक के बाद भी वहां सोच रही कि किसी भी तरह से ऐसा मणिपुर दोबारा होना नहीं चाहिए। और ठीक है कि मणिपुर में इसके पहले भी कई बार 700, 800, 1000 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन एक भी जान किसी राज्य में आपसी संघर्ष में न हो। वहां एक मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। ये शर्मनाक है। ये उनकी हताशा दिखाती है कि उन्हें लोकतंत्र पर न पहले भरोसा था, जुगाड़ से पहले भी चलना चाहते थे, अब भी वही करना चाह रहे हैं। लेकिन अब देश में लोकतंत्र जीवंत ज्यादा है, लोग ज्यादा चैतन्य हैं और प्रतिक्रिया भी उसी तरह से देते हैं। अब देखिए, जब वो ये कहते हैं कि ईवीएम फैसला नहीं करेगा, जनता करेगी, या जब वो कहते हैं बीजेपी में ये गैस का भरा गुब्बारा है, ज्यादा गैस भर गई, तो वो ये कहना चाहते हैं कि भाई ये सरकार लोकप्रिय नहीं रह गई। देश का प्रधानमंत्री अब लोकप्रिय उतना नहीं है। नरेंद्र मोदी तय कर देगी। ये उनका अपना आकलन होगा, या चुनाव जब ये उनका असेसमेंट है, उनको लगता है ऐसा। दूसरा ये कि देखिए, कोई लोकप्रिय है या लोकप्रिय नहीं है, इसका पैमाना तो चुनाव है। मैं तो किसी सर्वेक्षण को भी नहीं मानता, क्योंकि हर सर्वेक्षण के अपने अपने एजेंडे होते हैं। असली पैमाना इसका चुनाव होता है। कोई भी सरकार कितनी लोकप्रिय कितनी अलोकप्रिय है, और फैसला तो जनता ही करती है, निकलता ईवीएम से है, क्योंकि ईवीएम एक माध्यम है। अब ईवीएम पर आपने संशय पैदा कर दिया। आपने कहा ईवीएम से नहीं होगा, जनता तय करेगी। जनता सब जानते हैं चुनाव तो ईवीएम से ही होना है। बटन तो ईवीएम का ही दबाएगी ना, बटन ईवीएम का दबाएगी ना आपने। तो लेकिन जनता का हाथ EVM थोड़ा थोड़ी तय जब करेगी। ईवीएम पर आपने, जब आप जनता के मन में सवाल पैदा कर देते हैं कि ईवीएम से कुछ गलत होता है, सौरभ जी, तो जनता के मैंडेट मन में कुछ भी सवाल आए। नहीं है। जनता के मन में सवाल नहीं है ईवीएम को लेकर। आपने पंजाब के चुनाव देखे, आपने हिमाचल के चुनाव देखे, आपने कर्नाटक के चुनाव देखे, तमाम तरीके के चुनाव हो रहे हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी भी जीत रही है, तो वहां पर ईवीएम पे शक करने की बात नहीं है ना। सब जगह हो रहा है जो जनता चाह रही है। देखिए, यदि ईवीएम पर शक होता तो ये जनता खड़ी हो जाती, उसको उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है। ये हिंदुस्तान की जनता पर भरोसा कीजिए, और जो इमरजेंसी के खिलाफ खड़ी हो सकती है वो अच्छा, ईवीएम के बहरहाल खिलाफ मैं नहीं इसको खड़ी जो है अभी, क्योंकि अमेरिका का विजिट हुआ प्रधानमंत्री का, जरा उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, गिर रही है, छोड़िए उस बात को। अभी इस वक्त भारत की पॉपुलैरिटी कैसी है? नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और वहां आपको याद होगा, वहां गए, उनको शायद एक 1.5 दिन हुआ था, तो लोगों ने कहना शुरू किया यहां पर विरोध में कि भाई बाइडेन साहब ने तो अभी तक एक भी ट्वीट नहीं किया, हमारी तरफ से पीएमओ जो है वो 8-8 ट्वीट कर चुका है, उनके मन में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री वहां जा रहा है। अब जो बाइडेन ने एक वीडियो ट्वीट किया है, और इस वीडियो में वो, उसके पीछे उन्हीं की आवाज चल रही है, और वो इसमें बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को वो कैसे देखते हैं। एक नजर डालिए। India. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First three words, we the people.
Indians and Americans are both peoples who innovate and create, turn obstacles into opportunities, who find strength in community and family, and who cherish freedom and celebrate the democratic values of universal human rights, which face challenges around the world and in each of our countries, but which remain so vital to the success of each of our nations. Press freedom, religious freedom, tolerance, diversity. The bottom line is simple. We want people everywhere to have the opportunity to live in dignity. That is a cornerstone of this essential partnership between India and the United States, and that is why I know the friendship between our nations is only going to grow as we face the future together. तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वैगनर वाला लेख लिखने में शायद शिवसेना ने जल्दी कर दी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने, ऐसे ही लग रहा है शायद जिन्होंने कहा कि बाइडेन ने ट्वीट नहीं किया उन्होंने उस वक्त जल्दबाजी में कह दिया था। बहरहाल ये पूरा वीडियो आपने देखा जो बाइडेन ने ट्वीट किया हुआ है। एक इंडिविजुअल की बात नहीं है मैं कर रहा हूं, अब जिनका मैं नाम ले रहा हूं, फरीद जकरिया की बात मैं करने जा रहा हूं। आप कुछ कहें, एक मैं टिप्पणी जोड़ हाँ, देता हूं। देखिए, ये हमेशा कहा जाता है और भारत में तो बहुत आसान सा हो चला, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इवेंट वाले हैं, उनके साथ तो कैमरा पीछे पीछे घूमता रहता है, वो इस तरह की चीजें बनाएं और भारत की तरफ से इस तरह का कोई वीडियो बने तो कहा जाएगा अरे ये तो मोदी जी की आदत हो गई, ऐसे ही प्रचार करते हैं। बाइडेन को कहां प्रचार करना है? क्या बाइडेन को भी कोई ऐसा मसला है जिस प्रचार के लिए उनको इस तरह के वीडियो की जरूरत है? और क्या नरेंद्र मोदी की जो जिसको हम कहते हैं कि आप जो पब्लिक रिलेशन वाली शैली है वो दुनिया के सबसे बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष को भी लग रहा है कि इसी शैली में जाना है? क्योंकि ये तो वही तरीका है, हमने ऐसा ही वीडियो देखा था जो प्रधानमंत्री की तरफ से साझा किया गया है। तो कम से कम भारत में रहने वाले लोग जो कह रहे हैं तो वो माने कि अमेरिका भारत से सीख रहा है, किसी भी तरह से कहें। नहीं, बदल तो बहुत कुछ रहा है। मैं अभी जैसा कह रहा था, फरीद जकरिया साहब का एक कमेंट मैंने देखा, उन्होंने सीएनएन पर, फरीद जकरिया एक जाने माने पत्रकार हैं, सीएनएन के लिए काम करते हैं, और उनकी राय जो रही है हमेशा से, वो आप कह सकते हैं हमारे यहाँ पर भारत में जो सेंट्रिस्ट राह पर चलने वाले लोग हैं, जिनको हमारे यहाँ सेक्युलर कहते हैं, उसी राह पर चलने वाली उनकी सोच रही है। और वो हमेशा काफी नजरों में इसलिए भी आते थे, उनकी आलोचना करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने इस ट्रिप के बाद ये अपनी सरकार को ये याद दिलाया, विनोद जी, कि भारत को लोकतंत्र पर और सेक्युलरिज्म पर खासकर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। ये वो अपनी सरकार से कह रहे हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि पहली बात तो ये सब लोग नोट कर लें, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी अपने देश में बहुत लोकप्रिय है। फिर उन्होंने ये कहा कि आज जो भी हिंदुस्तान आप देख रहे हैं ये ऑथेंटिक हिंदुस्तान है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद कभी ये कहा था कि मैं भारत पर शासन करने वाला आखिरी अंग्रेज हूं। ये उन्होंने कोट करके बताया कि अमेरिकी एम्बेसडर को या विदेश मंत्री के सामने उन्होंने ये बात कही थी कि मैं राज करने वाला आखिरी अंग्रेज यहां पर रहूंगा। उनका कहना है कि नेहरू की जो भी सोच रही हो, आज जो शासन वहां पर चल रहा है ये कम से कम उनकी जनता का जो मानस है उसका प्रतिबिंब है। नहीं, देखिए, मैं थोड़ा सा जकरिया साहब की राय से असहमत हूं। इसके पहले के प्रधानमंत्री भी भारत की जनता के ही प्रतिबिंब थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रतिबिंब थे, नरसिम्हा राव भी प्रतिबिंब थे, राजीव गांधी भी प्रतिबिंब थे, इंदिरा गांधी भी प्रतिबिंब थी, लाल बहादुर शास्त्री भी प्रतिबिंब थे। मतलब ये कहना कि बाकी सब भारत के प्रतिबिंब नहीं थे, मैं इससे असहमत हूँ। हाँ, मोदी जी भी भारत की जनता के प्रतिबिंब हैं, मैं बार बार कहता हूँ, वो भी प्रतिबिंब है, वो तो नहीं प्रतिबिंब है, लाल बहादुर शास्त्री थे या दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो ये मैं उनकी, मनमोहन सिंह को आप मान सकते हैं कि वो राज्यसभा में यहाँ से आए थे और उस तरह से आप कह सकते हैं शायद वो सीधा चुनाव लड़के नहीं आए, तो ये माना जा सकता है कि सीधा उनका जो है नहीं था। लेकिन बाकी जो मैंने नाम गिनाया सारे चुनाव लड़के आए सीधे, और जनता ने चुना उनको। और जहाँ तक अगर बैकग्राउंड की बात है तो जितनी हम्बल बैकग्राउंड से मोदी जी आते हैं वैसे शास्त्री जी भी आते थे, तो चरण सिंह भी आते थे। तो ये कहना कि बाकी प्रतिबिंब नहीं थे, ये मैं जकरिया साहब की राय से सहमत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मोदी जी बराबर भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं, प्रतिबिंब हैं, ये मैं मानता हूँ। और ये भी मैं कहता हूँ कि भारत को किसी भी देश से लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम हिंदुस्तानी ही प्रसन्न हो जाते हैं कि अमेरिका ने कह दिया इंडिया बड़ा वाइब्रेंट लोकतंत्र है, तो हम ताली बजाने लगे। वही अमेरिका का अगर रिलीजियस कमीशन कोई रिपोर्ट दे देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमको तो भी उस समभाव से लेना चाहिए। भाई, आप ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छी बात है ना, आप हमारी आलोचना करिए, हम स्वीकार करके उसको अगर कोई गलती होगी सुधार लेंगे। यही तो भारत की विशेषता है, और यही भारत का रास्ता है जो सदियों से भारत जो है दुनिया को रास्ता दिखाता चला आ रहा है। भारत अगर जो है आज एक सफल लोकतंत्र है
तो उसकी जड़ें 1947 से पहले इस देश के भीतर रही हैं। इसीलिए जब पूरी दुनिया संदेह कर रही थी 1947 में कि हिंदुस्तानी क्या लोकतंत्र चलाएंगे, चर्चिल जैसे लोग कमेंट कर रहे थे, भारत ने 75 साल से दिखा दिया लोकतंत्र चला करके, और आगे भी चलाता रहेगा। इसलिए मुझे कोई शक नहीं भारत के लोकतंत्र को लेकर के और भारत की धर्मनिरपेक्षता को लेकर के। नहीं, ये सौरभ बात जी, इसलिए इसमें मैं क्योंकि एक बात जोड़ना जब चाहता हूं अमेरिका में कोई सवाल पूछ लेता है आपके प्रधानमंत्री से, तो हम लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो गई और उस बदनामी के बायस नरेंद्र मोदी बने। तो आज अगर वहीं का एक आदमी खड़ा होकर के कह रहा है उस बात को यहाँ कहने वाला सवाल पूछ लिया, प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया। अगर प्रधानमंत्री जी उसका जवाब न देते, संकोच करते, मना करते, तब लगता कि भाई जवाब नहीं था उनके पास, उन्होंने जवाब दे दिया तरीके से। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि मुझे सर्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। जो बाइडेन का जो आपने मोन्टाज अभी दिखाया, उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर जो बाइडेन इसको नहीं रिलीज करते, यूएस गवर्नमेंट नहीं करती, तब भी भारत उतना ही मजबूत होता। प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है या प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं जी, उस पर बहुत सारे लोगों के इफ एंड बट्स हो सकते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं उसके लिए ये परेशानी हमारी क्या है कि हमें सर्टिफिकेट की जरूरत होती है हर दिन। ये हमारी आदत में, घर में भी होता है कि बच्चा को जब पढ़ना आता है उसको, लेकिन त्रिपाठी जी आ जाए तो चाहे कि पहले उसको दिखाएं कि भैया ये कह रहे हैं, और त्रिपाठी जी ने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा गाता है, तो फिर वो अच्छा गाता है। तो मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जो बाइडेन की भी नहीं है, फरीद जकारिया की भी नहीं है। और जब लोग आपत्ति कर रहे हो तो उससे नाराज होने की भी जरूरत नहीं है कि भाई ये कैसे करे। हमारी सरकारों में भी यही होता है, पॉलिटिकल पार्टी जब बाइडेन साहब ने मोन्टाज बना दिया तो सब लोग कर रहे हैं तारीफ कि उन्होंने कर दिया। अगर वो नहीं कर रहे या किसी ने आपत्ति कर दी तो फिर हम कहते हैं अमेरिका से हम क्यों ले रहे हैं ये सर्टिफिकेट। अमेरिका का कोई व्यक्ति क्यों कहे मेरे प्रधानमंत्री के लिए, या कह रहा है तो उसको हम इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं। हम अपने तरीके से चलने वाले, अपने सिद्धांतों पर चलने वाले, अपने, और हम खुद तय करते हैं ना हमारा प्रधानमंत्री अच्छा है कि नहीं है। जो बाइडेन ने आज सर्टिफिकेट दे दिया तो ये कोई गारंटी है किसी चीज की? और अगर वो नहीं देते तब भी क्या ये होता कि नहीं नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नहीं है? इसलिए ये सर्टिफिकेशन की जो आदत है ना हमारी, कि वहाँ पर तारीफ कर देंगे तो हम इतना बैंड बजाएंगे, अगर कोई आपत्ति कर देगा तो फिर कहेंगे ये एंटी है या नहीं है। और हम अमेरिका की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो हिंदुस्तान की आलोचना करती हैं, तब हम कहते हैं कि अमेरिका की बात क्यों? हमारे यहाँ उन्हीं रिपोर्ट्स की चर्चा होती है सर। नहीं, लेकिन विजय जी, सरकारों बात की तरफ यही से ये है, कहा जाता है वहाँ का कोई रिलीजियस कमीशन कुछ कह देता है, अगर उसकी जरूरत क्या है, डेमोक्रेसी इंडेक्स कुछ कह देता है, हम तय करेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स बता देगा कि भारत में लोग कितने खुश हैं और यही कितने मैं नहीं कह है। रहा हूँ ना, तो हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन कितनी है ये हमको पता है। किसी के सर्टिफिकेट के, यूएस के सर्टिफिकेट की जरूरत किसी भी स्तर पर नहीं है। जी चलिए, नहीं, खैर एक इसमें जोड़ना जरूरी है। विनोद जी और विजय जो कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन दुनिया है भाई। अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का इतना बड़ा न्यूज प्रेजेंटर अगर कुछ बोलेगा तो उसकी चर्चा होगी। और ये और जरूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, जब बराक ओबामा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ सवाल खड़ा करते हैं और उसका जवाब जो बाइडेन और फरीद जकारिया दे रहे हैं। ये जरूरी है। और मुझे लगता है कि दुनिया की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई स्वीकार्यता ये बता रही है। और एक चीज मैं और कहूंगा, पहले के भी प्रधानमंत्री भारत का ही प्रतिबिंब थे, लेकिन ये दुनिया कह रही है कि 1947 वाला जो भारत था, जिस भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत वो कोई अंग्रेजों या मुगलों के आक्रमण के पहले या उसके बाद तक ही सीमित नहीं है, वो भारत आज प्रतिबिंबित हो रहा है, ये दुनिया कह रही है। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि ओबामा साहब ने भी कुछ कहा, खैर उनको भारत से जवाब दिया गया। उनको जवाब दिया वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमण जी ने। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र गए तो वहां मस्जिद भी गए थे। अब इस सबको लेकर यहां हिंदुस्तान में बड़ा बवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।